नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का। मैं हूं आपके साथ अंशिया। देखिए, बिहार में महागठबंधन में दरार पड़ी हुई है और कई बार सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा भी होती है, लेकिन इस बार आश्चर्य की बात यह है कि लालू यादव नीतीश आवाज से जाते हैं और मंथन किया जाता है, लेकिन क्या समाधान निकलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए सौरभ कुमार पटना से, राहुल कुमार जुड़े हुए प्रवक्ता आरएलजेपी से, चंदन सिंह जुड़े हुए प्रवक्ता आरएलजेपी से, अरुण पांडे वरिष्ठ पत्रकार, धनंजय गिरी प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हुए, सारिका पास प्रवक्ता आरजेपी की तरफ, राजराव प्रवक्ता जेडीयू की तरफ से जुड़े हुए। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ, ये तो ऐसा लग रहा है कि दो धारी तलवार जैसी स्थिति बन चुकी है महागठबंधन में। एक तरफ कांग्रेस, आप देख रहे हैं कि 10 सीटों की तैयारी हुई है, तो क्या आसान हो जाएगा सीटों का बंटवारा? जी बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से सभी जो पार्टियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर 2019 की बात करें तो 2019 में नीतीश कुमार की जो पार्टी है वह उनके 16 जो सांसद है वो जीत के आए थे। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार किसी भी हाल में ये जरूर चाहेंगे कि उनके जो भी सिटिंग एमपी हैं उनकी सीटें जो है वो सुरक्षित हो और वो उन्हें जरूर मिले। तो अगर ऐसे में ही अगर आप देखना चाहेंगे, और दूसरी तरफ अगर आरजेडी की बात करें तो राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है यानी जदयू, उससे हम एक भी सीट कम पर लड़े। तो अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 16-16 अगर दोनों को दे दिया जाए, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, उसके बाद केवल 8 सीटें बचती है, क्योंकि बिहार में लोकसभा की जो सीट है वो टोटल 40 है। तो ऐसे में अगर देखेंगी तो केवल 8 सीटें अगर बचती है, और यहाँ पर चाहे कांग्रेस की बात करें, वाम दलों की बात करें, तो उनकी भी अलग अलग डिमांड है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि दीपांकर भट्टाचार्य ने 5 सीटों की उन्होंने भी डिमांड की थी। कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि पिछली बार हम लोग 9 सीटों पर लड़े थे, तो इस बार हम लोग चाहेंगे कि कम से कम 10 सीटों पर लड़े, जिससे हमारा जो सम्मान है यानी पार्टी का जो सम्मान है वो बरकरार रहे। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में यह और भी ज्यादा मुश्किलें पैदा होगी, क्योंकि सबसे पहले दावेदारी होती है और उसके बाद जो घमासान की स्थिति होती है वो शुरू होने वाली है कुछ ही दिनों में। तो अभी जो मौजूदा स्थिति है वो दावेदारी की है। सभी पार्टियां जो है वो अपनी अपनी दावेदारी रख रही है, और वाम दलों का जो जिम्मा है वो लालू प्रसाद यादव को दिया गया है। यानी वाम दल के जो भी पार्टियां हैं उनसे, उनके नेताओं से लालू प्रसाद यादव बात करेंगे, और उनकी जो भी डिमांड होगी वो पहले नीतीश कुमार के पास रखेंगे, और उसके बाद जो इंडिया गठबंधन की बैठक होगी उसमें रखेंगे। तो निश्चित तौर पर वाम दल के अलग अलग जो भी नेता हैं, चाहे सीताराम येचुरी की बात करें, दीपांकर भट्टाचार्य की बात करें या फिर डी राजा की बात करें, सभी अलग अलग समय लेकर लालू प्रसाद यादव से मिल रहे हैं और अपनी डिमांड जो है वो लालू प्रसाद यादव के सामने रख रहे हैं। जी बिल्कुल। सारिका जी, मुझे याद है एक बार चर्चा कर रहे थे, आप कह रहे थे बहुत आसान, लेकिन मैंने तब भी यही बात कह रही थी कि इतना आसान नहीं है। अब लालू यादव जी जाते हैं नीतीश आवाज, तो वाकई मुश्किल भरी राह दिखाई दे रही है सारी। नहीं अंजलि जी, मैंने उस दिन भी हम लगता है कि इस विषय पे हमने चर्चा किया था कि आने वाले समय में ये सारी चीजें जो है वो स्पष्ट होंगी। और मुझे लगता है कि वाकई में सीट शेयरिंग को लेकर के कहीं कोई मतभेदता नहीं है, और खास करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बैठ करके, और इन 40 सीटों पे सिर्फ निर्णय यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन की एक कमेटी बनी है और तमाम लोगों के बैठ करके विचार और विमर्श करके, क्योंकि अभी हमारी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन 40 सीटों को जीतने के योग्य वहां प्रत्याशी खड़ा करना। और वो मुझे लगता है कि लगातार वो मंथन चल रहा है, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी से नाराज है। और देखिए, ये प्रक्रिया होती है, बातचीत जब तक नहीं होती है, बातचीत के बगैर तो कोई समाधान होता नहीं है। बातचीत हम कह सकते हैं कि चल रही है, लेकिन कहीं कोई नाराजगी नहीं है, कोई खींचातानी नहीं है, कोई किसी से रूठा नहीं है, न ही कोई ऐसी परिस्थिति आई है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य रूप से एक समान और वातावरण में सारी चीजें चल रही है। और अंजलि जी, पुनः मैं आपको बोलना चाहूंगी, जो मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि महागठबंधन की जो
तमाम घटक दलें जो है वो बड़े ही जो कहते हैं कि खुले हृदय के साथ, और लोगों ने कहा कि जरूरत पड़ी तो कई ऐसे लोग हैं पार्टी में जिन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया था, हमारे इंडिया गठबंधन के लोगों ने भी ये स्टेटमेंट दिया था। तो उसी भाव के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में अंजलि जी वो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और आप सबों के सामने होगा। लेकिन इतना तो जरूर है, मैं कहना चाहूंगी जैसा कयास लोग लगा रहे हैं कि नाराजगी है, खींचातानी है, कोई बात नहीं है। बहुत ही सुखद वातावरण में वार्तालाप चल रहा है, और आने वाले समय में कौन सी घटक दल को कितनी सीटें जाएंगी, कौन कहाँ से खड़ा होगा, वो तमाम चीजें आपके सामने होंगी। जी, बड़ा सवाल कि आखिर एक तरफ आप देख ही रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए स्थिति बहुत ही ना आर पार की। एक तरफ जब इंडिया गठबंधन के लिए संचालन करते हैं, ऐसी उम्मीद थी कि संयोजक, और आज आपने देखा ही कि कह दिया गया केजरीवाल की तरफ से भी कि ठीक है, कोई किसी एक को सशक्त नहीं बनाना। अब सीटों को लेकर महामंथन चल रहा है, ये तो क्या नीतीश कुमार के लिए मुश्किल वक्त कहा जा सकता है? असमंजस की स्थिति वाली स्थिति है बनी हुई। अंजलि जी, चैनल को और सारे पैनल को नमस्कार। अभी सौरभ जी ने बहुत तफसील से, बहुत विस्तार से बातें बताई बिहार की। वो बिहार की तस्वीर उन्होंने बहुत डिटेल में बताई। सौरभ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफी नजर रखते हैं बिहार की राजनीति पे। कमोबेश स्थिति वही है। बिहार में स्थिति है महागठबंधन की कि तुम मुझे सीट तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, अगर तुमने सही से नहीं दिया तो मैं अपने रास्ते निकल दूंगा, यही स्थिति। और नीतीश जी निश्चित रूप से संदेहास्पद स्थिति है। नीतीश जी पर कोई विश्वास कर नहीं रहा है। कई बार डिस्कशन हो चुका है, कई बार आप डिस्कशन करते हैं नीतीश जी इस पार रहेंगे, उस पार रहेंगे। किसी भी व्यक्ति के बारे में लगातार ये बहस होना कि वो कहाँ रहेगा, ये उसके चरित्र को दर्शाता है। दूसरा, लालू जी की जो स्थिति है, लालू जी ने निश्चित तौर पे, नीतीश जी ने लगातार जो प्रयास किया महागठबंधन बनाने के लिए, और ये जो इंडिया अलायंस बना, नीतीश जी ने उसमें प्रयास किया, कोशिश की, अपने यहाँ कई तरह के प्रयास की, कई मीटिंग की। लेकिन जब उन्होंने पटना में इसकी सफल बैठक का आयोजन करने की कोशिश की तो लालू जी ने उनके पैर के नीचे से दरी खींच दिया, और उन्होंने राहुल गांधी के सर पे सेहरा रख दिया कि अब आप दूल्हा बने। लालू जी कभी अविधा में बात करते हैं, कभी व्यंजना में बात करते हैं, कभी लक्षणा में बात करते हैं, लेकिन विलक्षण बात वो हंसी हंसी में कह जाते हैं। लालू यादव ने उसी समय उनका मुकुट उतार दिया, नीतीश जी के अरमानों पर पानी फेर दिया। नीतीश जी पानी फिरे अरमानों के साथ उस समय से घूम रहे हैं। आप लोगों ने कई बार डिस्कशन हम लोगों ने किया, एक साल पीछे हम डिबेट किया करते थे कि क्या नीतीश जी पीएम मटेरियल है। 9 महीने बाद हम लोगों ने डिस्कशन करना शुरू किया कि क्या नीतीश जी कन्वेनर मटेरियल है। हमको दुख होगा अगर आगे आने समय में हम लोग कोई और मटेरियल को लेकर के डिस्कस ना करें, ईश्वर न करे कि वो दिन भी देखना पड़े कि नीतीश जी कौन से मटेरियल है, इस पर डिस्कशन हो जाए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि बिहार की राजनीति में नीतीश जी का प्रादुर्भाव या नीतीश जी का जो अभ्युदय या उदय या उनका जो भी नीतीश जी का नाम बना या पहचान बनी, वो बनी कि वो एक जंगल राज के खिलाफ जो उन्होंने लड़ाई लड़ी। और भारत लोकतंत्र के इतिहास में लालू यादव एकमात्र व्यक्ति है जो कुर्सी पर रहते हुए अपने राजकोषीय घोटाले में और चारा घोटाले में जेल गए। गोपालक होते हुए गौशाला को खत्म करने का स्तुत्य प्रयास किया उन्होंने, और इसके लिए वो जेल गए और सुप्रीम कोर्ट से 4 मामलों में सजा याफ्ता है। मैं इसे बताने की जरूरत नहीं है, कहेगा तो मैं बोल भी दूंगा। जदयू के एक जो मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने कभी लालू जी को पिछले 10 सालों में नाम से नहीं बुलाया है, कैदी नंबर बताया करते थे और बाद में सजा याफ्ता कह के ही बुलाया करते थे। ऐसे तलखी के इस माहौल में, इस परिस्थितियों में अगर आप ये समझते हैं कि इसमें कोई गठबंधन हो जाएगा, कोई इसमें से ठीक से चल पाएगा, तो ये दुर्भाग्य इसलिए नहीं है कि इंडिया अलायंस बिहार में क्या करेगा। दुर्भाग्य ये बिहार का कि लालू जी पति पत्नी 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं और नीतीश जी 17 साल मुख्यमंत्री रहते हैं, और लालू जी अपने किडनी का ऑपरेशन कराने सिंगापुर चले जाते हैं और नीतीश जी यहाँ का ऑपरेशन कराने दिल्ली चले जाते हैं। यानी कि उन्होंने बिहार को लायक भी नहीं छोड़ा। देखिए, मैं कहूंगी कि तमाम राजनीतिक दल को इस पर सोचना चाहिए था। वाकई बिहार में शिक्षा की बात कर ले, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। हिमराज जी, क्या जैसा कि देखिए धनंजय गिरी जी भी कह रहे हैं कि महागठबंधन में नीतीश कुमार का जाना उनके लिए एक तरीके से कहते हैं ना कि फैसला जो था वो तो ठीक है, उन्होंने फैसला लिया, लेकिन एक वक्त आ गया है कि वो असमंजस की स्थिति में। लालू यादव ने कभी भी खुलकर समर्थन नहीं किया। अभी तक तो ड्राइविंग सीट पर नीतीश जी चल रहे थे, अचानक से लालू यादव जी आ जाते हैं, वो राहुल गांधी को सेहरा सजा देते हैं। दूसरी बात, अब कभी भी खुलकर लालू यादव ने नहीं कहा कि वो संयोजक भी हो सकते थे। क्या वाकई नीतीश कुमार अभी उस स्थिति में है कि करे तो क्या करे? हिमराज
राज जी क्या आप सुन पा रहे हैं? राज जी के पास ऑडियो नहीं जा रहा। चंदन सिंह जी से रिएक्शन ले लेते हैं पहले। चंदन सिंह जी। नहीं, देखिए, अब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जी में तो एक कहीं ना कहीं एक तालमेल था और कहीं ना डील भी हुआ था। अब वो डील जो है धरातल पर नहीं उतर पाया, क्योंकि सही कहा कि इनको प्रधानमंत्री पद के मटेरियल थे। उसके बाद हम लोग सुने कि राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति तक का नाम नीतीश जी का उछला, लेकिन अब गठबंधन ही बदल लिए। तो अब स्वाभाविक स्थिति में लालू प्रसाद यादव राजनीति में जिस तरीके से डोमिनेट करते हैं, हमको लगता है कि नीतीश जी कहीं ना कहीं क्षुब्ध हैं, नाराज हैं कि जो उनकी लालसा थी कि संयोजक बनाए जाएं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए जाएं, लेकिन 3 बैठक इंडिया गठबंधन की हुई और उसमें घोषणा नहीं, तो अब बहुत इससे निराश हैं। और जनता दल यूनाइटेड के भी अंदर में कहीं अंदर खाने में एक आपसी वॉर चल रही है, और वो तो कैमरे के सामने अब आ गई है। चाहे अशोक चौधरी हो, चाहे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो, इनकी लड़ाई तो अब सतह पे आ गई है। अब नीतीश कुमार जी का हमको ऐसा लगता है, अंजलि जी, कि आने वाले समय में नीतीश जी पलटी मारेंगे और इनके ये जो अभी तक जो इनका दिख रहा है कि G20 के बैठक में हो या पूर्व राष्ट्रपति को सौंप ललन सिंह जी, लेकिन देखिए ललन सिंह ने तो सीधे तौर पर कह दिया कुछ भी हो जाए हम तो थूकेंगे तक नहीं। ललन सिंह ने तो ये बयान दिया। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो सीट बंटवारे की बात आप कर रही हो, लालू प्रसाद यादव जी और आपस में कहीं ना कहीं कोई ऐसा डील चल रहा हो कि फिर से एक बार हम लोग शुरुआत करें, क्योंकि कांग्रेस ने स्पष्ट क्या रूप से आप दावा भी कर दिया। ऐसा सोचते हैं कि वाकई अब नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मार सकते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार जी के बारे में अभी तक अगर आप देखें, आकलन करें हिस्ट्री, तो अगर उनकी मन की नहीं होती तो नहीं टिकते हैं। तो क्या ये समझा जाए लोकसभा चुनाव से पहले फिर से बिहार में कुछ हो सकता है? देखिए अंजलि जी, पूरी कहानी में ना 2-3 कैरेक्टर्स हैं और 2-3 तरह की कहानी चल रही है। कहानी के अंदर कहानी है। एक तरफ तो जो महागठबंधन की जो तस्वीर बनी थी, या इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन की एक तस्वीर बनी थी, और पटना से लेकर के मुंबई तक का सफर हुआ और फाइनली हुआ कि भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ही उस रैली को रद्द कर दिया गया। और अभी हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो ये खबर आ रही है कि गांधी मैदान से वो रैली हो सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नीतीश कुमार जी का कंट्रोल अपनी पार्टी पर पूरी तरह से है, या दोबारा उस छूटे हुए कंट्रोल को दोबारा वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आपको अंजलि जी या सौरभ जी, आपको भी याद होगा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जब उन्होंने कहा कि ललन सिंह और विजेंद्र यादव जी की वजह से ये गठबंधन हुआ, तो आप देखिए कि जिस तरह से अशोक चौधरी और ललन सिंह जी का विवाद आया और आज बरबीघा में वो कार्यक्रम अशोक चौधरी कर रहे हैं, तो क्या नीतीश कुमार जी की सहमति के बगैर वो कार्यक्रम किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अभी जदयू खुद इतने कंफ्यूजन में है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी और उनके जो करीबी लोग हैं वो इस 1 साल का जो पूरा गठबंधन है उसको लेकर के बेहद असहज स्थिति में है। जब वो निरीक्षण करने जाते हैं तो वहां पे कोई मंत्री नहीं दिखाई पड़ता है, जबकि पहले से उनको बता दिया जाता है। फिर तेजस्वी यादव जी के यहाँ से भी जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि तेजस्वी जी के परिवार को या लालू जी को यह लगता है कि जो डील हुआ था उसके हिसाब से 1 साल के अंदर मुख्यमंत्री हो जाना चाहिए था तेजस्वी जी को। तो कहीं ना कहीं सह और मात पार्टी के इनसाइड भी है और गठबंधन के इनसाइड भी है। तो नीतीश कुमार जी का जो पूरा फैसला है वो आने वाले दिनों में बहुत संभव है कि वो आपको कुछ पार्टी के लोग छूट जाएंगे, लेकिन वो संभव है कि वो पलट भी जाए। हिमराज जी, आप सुन ही रहे हैं क्या कुछ चर्चा हो रही है? क्या वाकई नीतीश जी के लिए जो सोच कर वो गए थे महागठबंधन में वो पूरा, क्योंकि अब सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची चल रही है? दरअसल आज जो इंडिया गठबंधन का रूप जो दिखाई पड़ रहा है, इसी को लेकर के इंडिया गठबंधन में इतना डर भय और देखेंगे, क्योंकि 9 साल के अंदर इन लोगों ने तो जनता के साथ जो वादे किए थे उस वादे पर खड़ा उतरे नहीं। रोजगार जैसे मुद्दों पर इनके पास कोई जवाब नहीं,
महिलाओं के आबरू और अस्मिता और उसकी रक्षा के सवाल पर, उसकी भागीदारी के सवाल पर फेल हो गए। किसानों की आय दुगुनी करने की वादे करने वाली है सरकार, किसानों की आय दुगुनी क्या करते, किसानों को भूखे मरने के लिए आत्महत्या करने पर रोड पर मजबूर कर दिए। ये महंगाई कम करने का वादा करने वाली सरकार महंगाई के मुद्दे पर जनता देख रही कि उसकी महंगाई से कमर टूट चुकी है। तो कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो 9 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने उसे करके दिखाया हो, या जनता के सामने जाके अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए ऐसा कोई चेहरा। तो जनता के सामने ये उपलब्धि गिनाने से नाकाम रहे और जनता के उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरे, इसलिए यह भय है। और जनता सवाल कर रही है, जवाब मांग रही है, हिसाब मांग रही है 9 साल का, तो ये लोग उन्हें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं इधर उधर की बातें करके। और अभी बात जो हो रही है कि लालू जी मिलते हैं नीतीश जी से, नीतीश जी मिलते हैं लालू जी से, तो भाई इनके पेट में दर्द क्यों? वो तो एक ही गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन, इंडिया जैसे मजबूत गठबंधन के मजबूत घटक दल के मजबूत लीडर है, और आपस में एक दूसरे से मिलना बातें करना ये तो लाजमी है। अब इनको क्यों बेचैनी है भाई? अब सोते जगते रात दिन जब तक ये नीतीश कुमार जी का नाम नहीं लेंगे इनके पेट का खाना हजम नहीं होगा। दरअसल इनके ये बेचैनी का कारण है कि नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जी किससे मिल रहे हैं, लालू जी किससे मिल रहे हैं, लालू जी क्या बात करें। भाई आप राजनीतिक दल हो, सत्ता में रहे हो, अपनी उपलब्धि को गिनाओ कि 9 साल में तुमने क्या किया। तो जो मुद्दे थे, जो वादे थे, वादे से भाग रहे हो। सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। धनंजय गिरी जी, ये तो कहा हमेशा से कहा जाता है कि कोई ठीक है और सब कुछ ठीक नहीं रहता तो अगले आप सहमे हुए नहीं रहते, रात दिन बेचैन नहीं रहते कि जदयू क्या कर रही है, इंडिया गठबंधन क्या कर रही है, नीतीश जी कहा जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ये डर का ही कारण और ये भाग रहे हैं। देश के सामने जो चुनौती है, देश के सामने जो बड़ी चुनौती है महंगाई का, ये सारे मुद्दों से ये लोग भाग रहे हैं। ठीक है, धनंजय जी कुछ कहना। अंजलि जी, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें से एक राज्य में जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर का दल है। मैथमेटिक्स की क्रोनोलॉजी आप बैठाएगा तो 108वें नंबर की पार्टी है। और जब अकेले 2013 के में लड़े थे, हमसे अलग होकर 14 में लड़े थे, तो इनके मात्र 2 सांसद आए थे। 2019 में जब हमारे साथ होकर के लड़े तो ये 16 सांसद आए, जो 16 श्रृंगार जदयू का है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही है। इनका अपना बल 2 से ज्यादा चल नहीं पाता है। अपने नालंदा नवादा को तो बड़ी मुश्किल से, नालंदा को बड़ी मुश्किल से 15 में ट्रेलर देख चुके हैं। 2015 में जब जदयू और भाजपा गठबंधन छूटता है तो भाजपा की औकात याद आ गई है। दूसरे अभी 24 में ट्रेलर तो 15 में देखे, 24 में पूरी फिल्म देखिएगा। जी को पूरी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आपका रिएक्शन मिलेंगे। गिरी जी को पूरी बात कर लेंगे। जी धनंजय। अंजलि जी, अब स्थिति ये है कि अगर मीडिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात किसी से मत कहना, क्योंकि बात कहने वाली है ही नहीं। अगर आप खुद खबर तो आप खुद बना रहे हैं कि लालू नीतीश से मिले, अरे कौन किससे मिला, कहाँ कोई पूछ रहा है। देश भर में इतनी मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन चूंकि आपके यहाँ कहते हैं ना कि एक सितम सुबह एक शाम करे हो, तुम ऐसे दोस्त हो कि दुश्मन को भी माफ करे हो, तो ये चर्चा आम है। और किसी के कैरेक्टर पर और किसी के विषय में क्यों नहीं चर्चा होती है कि कब अल्टी मारेंगे, कब पलटी मारेंगे। देश में इतने राजनेता है, आप ही कोई फुर्सत से तो नहीं बैठी हुई है, हम सारे राजनीतिक दल। आखिर किसी एक व्यक्ति के कारण नीतीश कुमार पर निसंदेह सबको है संदेह, इसीलिए रोज सुबह शाम चर्चाएं होती रहती है, भाई किधर गए किधर गए। और ये हम कोई थोड़ी कर रहे हैं। सबके जन में उठता है कि नीतीश कुमार जी कब पलट लेंगे, हमेशा सवाल उठते रहते हैं। और हिमराज जी देखिए, क्योंकि हिस्ट्री ऐसा रहा है तो सवाल उठेंगे, क्योंकि कब वो क्या करवट ले जाए कोई नहीं जानता। जिस पार्टी के लिए कहते हैं कभी नहीं जाऊंगा, उसी पार्टी का अब भाजपा प्रवक्ता जी बोलते जा रहे हैं, हम सुन रहे हैं। खुद इनके मुंह से निकली हुई बात को ये खुद आत्ममंथन करें कि नीतीश कुमार की क्या चीज है। और
क्यों नीतीश कुमार जी के साथ रहने के लिए, जाने के लिए बेचैन रहते हैं? भारतीय जनता पार्टी का बिहार में कुछ वजूद था। नीतीश कुमार जी के पीछे पीछे रहकर भाजपा ने अपनी वजूद बनाई। अगर भाजपा नीतीश कुमार जी के साथ पीछे पीछे न रहती तो सत्ता का मुंह बिहार में नहीं देखती। और नीतीश कुमार जी ऐसे शख्स है जो जनता की आवाज है, जनता की अरमान है, जनता के विश्वास है। और नीतीश कुमार जी के साथ रहते ही जिन जिन चुनाव में इन्होंने लड़ा, इन्हें सफलता मिली। 15 के चुनाव में ये लोग देख चुके हैं कि जब ही बीजेपी से गठबंधन टूटा, आरजेडी जदयू का गठबंधन बना, विधानसभा चुनाव में क्या इनकी हालत हुई। और आज की तारीख में जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं बिहार में, कहते हैं कि हम क्षेत्रीय दलों का वजूद समाप्त कर देंगे, क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व मिटा देंगे, ये अपने ताली ठोकते रहे, इनसे अलग होकर के इंडिया गठबंधन के साथ है। अभी इंडिया गठबंधन के साथ इसकी एकजुटता को देख करके ये लोग भयभीत और डरे हुए हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है हिमराज जी, सवाल मैं पूछ रही हूँ अरुण पांडे जी से, सवाल सुन लीजिए। और यही बात जैसा कि हिमराज जी कह रहे हैं, तो बीजेपी भी समझती है, अगर नीतीश कुमार आते हैं तो हर कोई स्वागत भी तो कर लेता है, चाहे मैं आरजेडी की बात करूं या बीजेपी की भी बात करूं। तो अरुण पांडे जी, अभी जो बिहार में स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, क्या समीकरण को समझे, क्योंकि यहाँ महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर। आरजेडी और जेडीयू देखिए दोनों ही सीट में अगर बंटवारा हुआ तो इक्वल चाहेगी, लेकिन कांग्रेस भी है और भी राजनीतिक दल है, तो कैसे हो पाएगा मैनेज? नहीं अंजलि, देखिए ये तो हमारा आकलन है कि बराबर सीट का, ये किसने कहा है कि बराबर सीट पर? क्या नीतीश जी ने कहा या लालू जी ने कहा? जो वस्तु स्थिति है, 40 सीट में 16 सीट नीतीश जी की पार्टी जीती हुई है और एक कांग्रेस के, मतलब 17 सीटें हैं जो अभी महागठबंधन जिसको बिहार में उसके पास है सीटिंग। चाहे वो जैसे भी नीतीश जी जब आए साथ में इस महागठबंधन में, तो 16 सीट उनके साथ है लोकसभा की, और एक कांग्रेस की सीट है किशनगंज। बाकी 23 सीट है इनके पास बांटने के लिए आपस में। रही बात की उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए हैं और उसमें राजद सबसे बड़ी पार्टी 80 से अधिक सीट जीती है। नीतीश जी बीजेपी के साथ रहते हुए तीसरे नंबर की पार्टी हो गए। तो कोई कहीं जब सीट का बंटवारा होता है तो अब तक का जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है वो एक होता है कि सीटिंग गेटिंग होती है, दूसरा उसके बाद यदि चुनाव होते हैं विधानसभा के तो एक आधार होता है कि उसमें क्या कौन दल कितनी सीट जीता है। आप जानते हैं कि एक लोकसभा क्षेत्र में 6 सीटें होती हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब राजद 80 सीट वाली पार्टी है तो 6 के हिसाब से जो जोड़िए कि उसको कितनी सीट, हालांकि पिछले चुनाव में एक भी सीट राजद को नहीं मिली थी और 30% वोट मिला था। तो यदि अब बंटवारा होगा तो यही फॉर्मूला होता है किसी पार्टी के लिए अब तक। अब रही बात की कुछ ऐसी सीटें होती हैं जो सहमति के आधार पर अदला बदली होती है। चुनावों में अंजलि मैं यही बात कर रहा हूँ आपसे, जब बदल जाती है तो समीकरण मैं वही बात कर रहा हूँ, आप सुन लीजिए। यदि आप वही मैंने आपसे कही कि पेंच फंसने की बात है तो पेंच सुलझाने की कोशिश हुई है। देखिए इस चुनाव में नीतीश कुमार जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि सभी 16 जो जीती हुई सीटें उनके पास है उसको बचाना, मतलब वो 16 की संख्या बरकरार रखना, लड़ने के लिए नहीं। इसलिए कि जब राजद साथ में आ गया है, जो लोकसभा के पिछले चुनाव में 19 सीट पर सेकंड था और उसमें 6 ऐसी 7 सीटें हैं जो राजद को कॉम्बिनेशन, कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से जदयू की सीट उसको ज्यादा इजी दिखती है कि वहां उसका कैंडिडेट। अब आप मैं जहानाबाद की बात करता हूँ। अब जहानाबाद में जदयू ने जीत दर्ज की थी, कितना मार्जिन से जीत दर्ज की थी? कोई 1600, 1700, 1200, 1000 वोट से कोई पार्लियामेंट में कोई पार्टी जीत जाए तो जीत तो उसकी हो गई, लेकिन आप इसको मानते हैं क्या उसके लिए मजबूत सीट है? देखिए भाजपा बिहार में जो 17 में 17 मतलब 100% रिजल्ट हुआ था, लेकिन भाजपा ने माना है कि 10 सीट मेरी कमजोर सीट है और उन्हीं कमजोर सीट पर वो चुनावी सभा कर रही है। लेकिन करने वाली बात है, राहुल जी से रिएक्शन ले लेते। ठीक है राहुल जी, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे राहुल जी। अंजलि जी, हिमराज जी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अपनी उपलब्धियों को गिनाना चाहिए। देखिए कल बिहार के अंदर अगर मैं कहूँ तो शारीरिक शिक्षक के 8000 वेतन वाले जो शिक्षक हैं वो सड़क पर थे। वो लगातार सरकार से मिलने की कोशिश कर रहे थे, ललन सिंह जी से भी मिलने के लिए गए।
वहां किस भाषा में उनके साथ बातचीत हुई, ये पूरा मीडिया ने देखा। उसके बाद खुसरूपुर में ये महिलाओं के हितों और अधिकार की बात कर रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं वही बात अंजलि जी, बिहार के अंदर जी पांडे जी भी कह रहे थे कि इस बार परिस्थितियां अलग है और क्या होगा, जेडीयू जरूर चाहेगी कि जिस सीट पर वो जीती है वो जीतेगी, क्योंकि आरजेडी भी मजबूत स्थिति में, हालांकि लोकसभा में बहुत अच्छा कर नहीं पाई थी आरजेडी पिछले लोकसभा की बात करें, क्योंकि जेडीयू बीजेपी के साथ ही इस बार बहुत कुछ बदल गया है। तो कैसे होगा बंटवारा, जल्दी से, वक्त की कमी। देखिए, जेडीयू इंडिया गठबंधन सीटों के जी जी, मैं वही कह रही थी अंजलि जी, वाकई में बहुत कुछ बदल गया है। अभी हमारे प्रवक्ता हैं बीजेपी के धनंजय गिरी भाई हैं यहाँ पे, यहाँ राष्ट्रीय लोक जनता दल के भी हैं प्रवक्ता राहुल कुमार, और पता नहीं वो RLH भी, लोक जनशक्ति पार्टी। तो परिस्थितियां तो बदल गई हैं और यही कारण है कि आप देख रहे हैं सब अलग अलग हैं। और अभी तो बीजेपी के अंदर मैं देख रही थी धनंजय गिरी भाई बोल रहे थे, जब उनको 2 मिनट उन्होंने शुरुआत में बोला था और 2 मिनट में वो लगातार वो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी पे बोल रहे थे, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि आज राष्ट्रीय जनता दल हमारा महागठबंधन इतना मजबूत है कि इनके लिए सरदर्द हो गया है। क्योंकि वो जो कहते हैं ना, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। आज तो बीजेपी की हालत बिहार में वैसे ही है। अरे भाई, आप किनके साथ थे और कैसे आपने जीता, ये सब लोग जानता है। और बीजेपी का जनाधार क्या है भाई, अमित शाह जब कार्यक्रम करने आते हैं तो 2 और 4 और 5 लोग वहां जाते हैं, कहीं कहीं तो भाड़े पे लोग बुलाए जाते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी का बिहार में जनाधार, और उस जनाधार के बल पे अगर ये कहते हैं कि लोकसभा चुनाव की बात करें तो आपको पता ही है मोदी मैजिक कैसा चला था, चुनौती है महागठबंधन के लिए। सौरभ, आखिरी सवाल। अंजलि जी, मोतिहारी में क्या हुआ, अति पिछड़ा का सम्मेलन है और वहाँ एक खास वर्ग के विधायक जो है मंच पर रहते हैं और उसी खास जाति के लोगों को पिटाई कर देते हैं। तो अति पिछड़ा सम्मेलन में इनके लोग नहीं जुटते हैं, अब ये दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं। आप पहले बताइए ना, क्या बता, मोतिहारी में अति पिछड़ा सम्मेलन में अति पिछड़ा नेता आपको नहीं मिलता है। उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को लात मार कर बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। कैसे वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ये मैडम आपको लगता है हमारी पार्टियों के कार्यक्रम में अति पिछड़ा दलित समाज के लोग हैं, लेकिन आप अति पिछड़ा सम्मेलन करते हैं वहाँ पर अति पिछड़ा समाज का लोग नहीं मिलता है। उस पर बात कीजिए। ठीक है, आप बात कीजिए ना, आप अति पिछड़ा सम्मेलन में अति पिछड़ा समाज के लोग। राहुल जी शांत हो जाए। राहुल जी, धनंजय गिरी को जवाब दे दीजिए। सारिका जी ने उनसे सवाल पूछा था, मैं उसके बाद आखिरी क्वेश्चन सौरभ से दूंगी। धनंजय गिरी जी, जल्दी। अंजलि जी, मैं इसके बाद डिस्कनेक्ट होगा। मैं बहन सारिका की बात से सहमत। उन्होंने कहा कि भाई राजद सरदर्द है, बिल्कुल सरदर्द है। बिहार के लिए ही सर नहीं, राजनीति के लिए भी सरदर्द है। जब हाई कोर्ट ने राजद के राज्य में कहा था कि 80 सीट से जंगल राज इन बिहार, तो ये सरदर्द क्या, उससे भी बड़ा कोई दर्द है? जब मानवता के लिए ही दर्द है, बिहार की पीड़ा है, बिहार का कर्ष है, जो आरजेडी का शासन रहा है, उसको अभिशाप काल के तौर पे भी आप ले सकते हैं। सरदर्द तो बहन बड़ी बहुत छोटी बात है। क्या बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है? अब जेडीयू अलग हो चुकी है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। सारिका जी का कहना है कि आप लोग के लिए बहुत मुश्किल है इस बार। कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ पड़े हैं। क्योंकि देखिए, बीजेपी का कहना है कि कोई नहीं है यहाँ टक्कर में, क्योंकि मोदी का चेहरा है लोकसभा। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, इस बार बहुत कुछ बदल चुका है। तो क्या सौरभ, इस बार बिहार की बात की जाए तो सीट सरिंग एक आप देख रहे माथापच्ची चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए क्या आर पार की स्थिति बनी हुई है? सौरभ, क्या लगता है? जी बिल्कुल, नीतीश कुमार के लिए आर पार की स्थिति है, क्योंकि नीतीश कुमार को भी पता है कि उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ऐसे में अगर कुछ करने के लिए है नीतीश कुमार के पास तो वो 2024 में ही है। और नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि
2024 में आर या पार की लड़ाई होगी। हम किसी भी सूरत में बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और इसके लिए नीतीश कुमार लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे हैं। जब से वो एनडीए से अलग हुए हैं उसी समय से वो लगातार मेहनत कर रहे थे और उन्हीं के मेहनत का नतीजा है कि आज इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी है। लेकिन तो निश्चित तौर पर नतीजा तो निकला, लेकिन नीतीश के हाथों में नहीं आया और इसीलिए मुश्किल दिखाई दे रहा है। राहुल जी जल्दी से। हाँ देखिए, जिस तरह की गठबंधन की बात की जा रही है तो नीतीश कुमार जी के लिए 24 बहुत क्रूशियल इसलिए भी हो जाता है कि जो विवाद है यहाँ पे आरजेडी के साथ कि नेता नेतृत्व को बदलने की कहीं से भी देश में यूपीए या इंडिया गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से लेकर के आपको बंगाल के अंदर जिस तरह के विवाद हैं और अलग अलग राज्यों में विवाद इस तरह का सामने आ रहा है, तो नीतीश कुमार जी के लिए चुनौती है कि आखिर 24 के बाद उनका ग्रेसफुल रिटायरमेंट या ग्रेसफुल राजनीति किस तरह से चलेगा। अगर आज तेजस्वी जी को सत्ता वो नहीं सौंपते हैं तो 24 चुनाव के बाद निश्चित तौर पर भारी दबाव होगा उन पर और ऐसी परिस्थिति के लिए नीतीश कुमार जी के लिए बड़ा सवाल होगा कि वो कहाँ जाएंगे और अगर वो कहाँ जाएंगे तो तय करना होगा कि 24 के पहले, और यही 24 के पहले उनके एनडीए में जाने की संभावना बनाता है। देखने वाली बात है कि कितनी चुनौती भरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वाकई सीट शेयरिंग की बात की जाए तो महागठबंधन में माथापच्ची चल रही है और इस बार लालू यादव अगर जाते हैं नीतीश आवास पर तो आप सोचिए कि कितना चुनौती है। देखने वाली बात यह है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में। क्या वाकई नीतीश कुमार कोई करवट लेंगे या कोई ठोस अलग कदम उठाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से कुछ ऐसा कदम उठाते हैं लोगों के लिए चौंकाने वाले होते हैं। धन्यवाद।